कांग्रेस के खिलाफ अपना अभियान चलाया। इससे बड़ा प्रमाण अनग्रेटफुलनेस का और क्या हो सकता है। कांग्रेस के लोगों को खरीदा जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोगों को खरीद फरोख्त करके धमकाकर शामिल कर रही है, उसी प्रकार से केसीआर साहब भी तेलंगाना में कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में परिवार राज चला हुआ है, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ जा रहे हैं। ये भी एक बात समझ में नहीं आती कि केसीआर साहब के टीआरएस अब वो बीआरएस हो गया है। बीआरएस और बीजेपी के क्या संबंध है? जितने भी कानून आते हैं, पूर्व टीआरएस और अब की बीआरएस उनका समर्थन क्यों करती है? भाजपा का फ्लोर पे उनका समर्थन और बाहर नूरा कुश्ती। ये सब बातें जनता के सामने आनी चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि ओवैसी साहब की बिटिया की कल शादी थी, निकाह था, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन उनसे ये भी गुजारिश करता हूं कि आप देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान कर रही है, झूठे आरोप में बंद किए जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके मकानों पर लिंचिंग की जा रही है, उन पर आप चुप रहते हैं और भाजपा को जिताने के लिए आप उन सीटों पे चुनाव लड़वाते हैं जहां की आपका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। ये मत करिए। तेलंगाना में राजशेखर रेड्डी जी ने अल्पसंख्यक समुदाय को 4% आरक्षण दिया था, जिससे भारी लाभ हुआ था। युवकों को नौकरी मिली, प्रोफेशनल कॉलेजेस में प्रवेश मिले। उसको 4% से घटाकर 3% कर दिया गया, जबकि 2014 में इन्होंने वादा किया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम 12% करेंगे। आज तक ओवैसी साहब इस पर मौन क्यों है? क्यों नहीं इस बारे में बात करते? क्यों केसीआर साहब की आप वो मदद करते हैं जब वो वादे आपके नहीं निभा रहे हैं? क्योंकि उनको भी अपनी दुकान चलानी है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कभी ना भाजपा से समझौता किया है, ना कभी धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संगठनों से कभी समझौता किया है। हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। प्रेम सद्भाव के साथ इस भारत के संस्कार और संस्कृति का पालन करते हुए पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, और उसी के लिए हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है। साथियों, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होना स्वाभाविक है और हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन पार्टी का अनुशासन सर्वोपरि होता है। मैं सभी कांग्रेस जनों को और विशेषकर बड़े जितने सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के,
उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि वे जो भी बात करना है पार्टी के अंदर करें, पार्टी की लीडरशिप से करें, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में कांग्रेस की लीडरशिप ने साफ तय किया है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो चाहे कितना ही बड़ा कोई नेता क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथियों, मैं कल सभी से मिला हूं और स्वाभाविक है कई शिकायतें हो सकती हैं। मैंने सबको सुना है, सबसे बातचीत की है और इसका हल निकालेंगे। तेलंगाना में भाजपा के खिलाफ और टीआरएस के और टीआरएस उब्लिक बीआरएस के खिलाफ माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सामूहिक रूप से एकजुट होकर इस पूरे अभियान में जुटना पड़ेगा। एकता आवश्यक है और एकता के माध्यम से ही हम लोग इन भ्रष्ट और इन सत्ता लोलुप्त पार्टियों को हरा सकते हैं। कई बार पत्रकार मुझसे कहते थे कि विपक्ष ठंडा क्यों पड़ा है, कांग्रेस सड़कों पर क्यों ना है। अब हम सड़कों पर हैं लेकिन मीडिया फिर चुप क्यों है। आप सभी लोग कहते थे कि भाजपा के खिलाफ इतना माहौल है, कांग्रेस चुप क्यों है, सड़कों पर क्यों ना है। नहीं है, अब हम सड़कों पर हैं तो आप क्यों चुप हैं। आप भी कुछ हमारी मदद करिए, निष्पक्ष मदद करिए। हम कोई एहसान आप पर से नहीं लेना चाहते। जो जन समर्थन मिल रहा है उसको दिखाया क्यों नहीं जा रहा है, उसको बताया क्यों नहीं जा रहा है। इस मामले में आप सबसे यही प्रार्थना है। आप सब लोग यहां पधारे, आप सबका आभार। आज पीवी नरसिम्हा राव जी की पुण्यतिथि है। हम इस अवसर पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और निजी तौर पर मुझ पर उनकी सदैव बड़ी कृपा रही है और उनका बड़ा प्रेम मुझे मिला। आज हम उनको स्मरण करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो प्रश्न हो सके तो पूछ लीजिए, मैं उत्तर दूंगा। यदि ऐसा है तो उन्हें मैंने 3 प्रश्न किए हैं उनसे। पहला एक है, क्या उन्होंने भारत सरकार ने मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर की है, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल लॉकडाउन करने की उनकी कोई योजना है। पहली बार कल प्रधानमंत्री जी ने कोविड के नए जो वेरिएंट आया है उस वेरिएंट के बारे में पहली बार चर्चा की है और उसके पहले ही स्वास्थ्य मंत्री जी ने पत्र हमको लिख दिया, राहुल जी को लिख दिया। और अभी भी अगर आप देखेंगे कि एम्स के भूतपूर्व डायरेक्टर डॉक्टर गुलारिया ने कहा है कि अभी हमारे पास
भारत में कोई अप्रत्याशित रूप से कोविड केसेस की बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिर भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, विशेषकर उन राज्यों देशों से जहां इंसिडेंस बढ़ा है, जिसमें चीन भी शामिल है, वहां की इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगाना चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स का पूरा स्क्रूटिनी होना चाहिए। अभी उन्होंने केवल 2% थर्मल स्क्रीनिंग का निर्णय लिया है, जो कि बहुत कम है। 100% स्क्रीनिंग होने की आवश्यकता है, विशेषकर उन देशों से जो लोग आ रहे हैं जहां इंसिडेंस ऑफ कोविड बढ़ा है। रेवंत रेड्डी लोकसभा के अंदर सत्र चला हुआ है, तो आप समझते हैं कि लोकसभा में 3 लाइन व्हिप लगा हुआ है। मेरी उनसे मुलाकात हुई है परसों, और हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। Well, that is not my brief. बात यह है कि जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट बना था मध्य प्रदेश में, तो मैं केवल 38 साल का था। राजशेखर रेड्डी जी यहां बने थे, केवल 34 साल के थे, और उस समय स्टॉलवर्ड्स थे मध्य प्रदेश में, आंध्रा, यूनाइटेड आंध्रा में। लेकिन वे एक सफल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और एक सफल मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश में भी उस समय प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामाचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह जी, विद्याचरण शुक्ल जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, माधवराव सिंधिया, कमलनाथ जी, मोतीलाल वोरा जैसे सीनियर लोग थे। इसमें जूनियर सीनियर नहीं होता है, अवसर की बात होती है। यस सर।